हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये BA प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, हम लोग आपकी पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं और ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार। इस बुक का नाम हिंदी में लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार है। एंड देखिए, ये जो वीडियोस आप लोगों के लिए हैं ये पूरी ही फुल बुक की वीडियो होने वाली है, यानी फुल बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं आप उन्हें देख पाएंगे। एंड अगर आपने ये पूरी ही वीडियो देख ली तो आप अपनी पूरी फुल बुक को कवर कर लेंगे एंड आपको अलग से बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सारे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर कर लेंगे। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के भी हैं एंड मैं आपको वो क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि आपके लिए और ज़्यादा इजी रहेगा। देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसके दो वे हैं। तो पहला रास्ता है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड वे मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में बताती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग भी देख पाएँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति और मूल्यांकन पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है लोकतंत्र का जो विचार है, उसकी जो उत्पत्ति है, उसका जो मूल्यांकन है वो किस तरह से हुआ, इसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। अब किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। प्रस्तावना से यानी इंट्रोडक्शन से। देखिए, जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ, बच्चा कुछ पढ़कर आया है, उसे ऐसे राइटिंग का सेंस है, यानी उसे लिखना आता है। तो सारे पॉइंट्स को पॉइंट्स वाइज ही लिखना, ऐसा नहीं है कोई भी इधर उधर कर दो। इसीलिए मैंने सारे जो क्वेश्चन हैं उन्हें पॉइंट वाइज एंड बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से आपको दिखाया है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा परिचय है, लोकतंत्र आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की सबसे लोकप्रिय और सर्व सर्वकारीय प्रणाली है। यानी जो लोकतंत्र है वो हमारी आधुनिक राजनीतिक यानी आज की सबसे लोकप्रिय और सर्वकारी प्रणाली है, क्योंकि अभी हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र ही है। इसका मूल आधार जनता की संप्रभुत्वता, समानता और स्वतंत्रता पर टिका है। यानी जो जनता है उसकी ही जो संप्रभुत्वता है, समानता है और स्वतंत्रता है, उस पर टिका हुआ है। क्योंकि लोकतंत्र जो है वो लोगों द्वारा लोगों के लिए ही बनाया जाता है, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता की सरकार। यानी देखो, मैंने अभी बताया लोगों द्वारा लोगों के लिए, लोगों पर शासन जो होता है वही लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन की यह परिभाषा लोकतंत्र की आत्मा को स्पष्ट करती है। यानी ये वाली जो एक तरह से परिभाषा है ये अब्राहम लिंकन ने दी है, ये आपको पता होनी चाहिए। किंतु लोकतंत्र का विचार इतना आधुनिक नहीं है, इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पुरानी है और समय के साथ इसका रूप, कार्य, सीमाएं बदली रही हैं। यानी देखिए, इसकी जो उत्पत्ति है वो हज़ारों वर्ष पुरानी है, हज़ारों साल हो गए इसकी उत्पत्ति को, लेकिन इसका जो रूप है, कार्य है और सीमाएँ हैं वो हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग और कार्यों के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति। यानी जो लोकतंत्र है उसका जो विचार है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसमें आप लिखेंगे प्राचीन यूनानी लोकतंत्र। किस तरह से जो प्राचीन यूनानी लोकतंत्र था, लोकतंत्र का सबसे प्राचीन रूप प्राचीन यूनानी यानी के नगर राज्यों विशेषकर एथेंस में मिलता है। यानी देखिए, सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो प्राचीन यूनान में मिलता है, यानी विशेषकर एथेंस, जो हमारा यूनान का एक ग्राम था एथेंस, वहाँ पर मिलता है। ठीक है, नागरिक सीधे सभा में जाकर निर्णय लेते थे, यानी जो भी निर्णय लेना होता था वो नागरिक ही लेते थे। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, यानी डायरेक्ट वाला लोकतंत्र था, यहाँ अप्रत्यक्ष नहीं था, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। हालांकि महिला, दासों और विदेशी नागरिकों को अधिकार नहीं थे। यानी और भी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि सब लोग प्रत्यक्ष रूप से तो भाग लेते थे, लेकिन इसमें भी जो महिलाएं होती थीं, दास होते थे और जो विदेशी नागरिक होते थे उन्हें अधिकार नहीं दिए जाते थे। यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र पर विचार किया। प्लेटो और अरस्तु जो है उन्होंने भी लोकतंत्र पर विचार किया। प्लेटो ने लोकतंत्र की आलोचना की, लेकिन अरस्तु ने इसे एक व्यवहारिक शासन माना। तो देखिए, जो प्लेटो हैं उन्होंने लोकतंत्र की एक तरह से आलोचना की, लेकिन जो अरस्तु हैं उन्होंने व्यवहारिक रूप या व्यवहारिक शासन माना था लोकतंत्र को। अब हम देखेंगे रोमन गणराज्य। यानी जो रोमन गणराज्य था, किस तरह से रोमन सभ्यता में
रिपब्लिक की अवधारणा विकसित हुई, जहां चुने हुए प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन चलाते थे। इसे आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की नींव रखी गई। यानी देखिए, यहाँ पर जो रोमन सभ्यता थी उसमें क्या होता था कि लोग अपने प्रतिनिधि यानी अपने नेता को चुनते थे, और वो नेता जाके जो एक तरह से शासन है वो चलाते थे। तो यही आज की हम ये कह सकते हैं जो आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, उसकी नींव यहीं से पड़ी थी, रोमन से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मध्यकालीन सीमाओं और धर्मनिरपेक्षता का उदय। किस तरह से जो मध्यकालीन सीमाएं थी और जो धर्मनिरपेक्षता का उदय हो रहा था, इसमें आप लिखेंगे मध्यकाल में लोकतंत्र मूल्य कमजोर पड़े, लेकिन चर्च की शक्ति के विरुद्ध उठने वाले आंदोलन, पुनर्जागरण और धर्म सुधार ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और तर्कवाद को बढ़ा दिया। यानी देखिए, अब मध्यकाल आते आते जो लोकतंत्र के मूल्य थे वो तो कमज़ोर हो गए, लेकिन जो चर्च थे यानी जो धर्म था उसके विरुद्ध आवाज़ उठने लगी। जो आंदोलन थे, पुनर्जागरण था, धर्म सुधार थे, इन सभी में, और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तर्क संगतता है, जो हमारे हम लोग दिमाग से सोचते हैं, अपनी सोच विचार रखते हैं, वो जो तर्क संगतता थी वो बढ़ने लगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, जो कि हमारा 17वीं और 18वीं शताब्दी किस तरह से जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत आया था। इसमें आप लिखेंगे आधुनिक लोकतंत्र की वैचारिक आधारशिला इन दार्शनिकों ने रखी। यानी जो आधुनिक लोकतंत्र की विचारधाराएं थी वो इन्हीं दार्शनिकों ने रखी थी। जैसे कि आप पहले लिखेंगे थॉमस हॉब्स, राज्य जनता के समझौते पर अधिकार था। यानी राज्य जो जनता है उसके जो समझौते होते थे उस पर इसे अधिकार रखा गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जॉन लॉक, प्राकृतिक अधिकार यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति और सीमित सरकार के समर्थन थे। जो जॉन लॉक थे इन्होंने ही प्राकृतिक जो अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार दिया था। अब हम देखेंगे रूसो, सामान्य सामान्य इच्छा पर आधारित प्रत्येक लोकतंत्र का विचार। यानी अपनी अपनी जो सामान्य इच्छा होती है उस पर आधारित लोकतंत्र की इन्होंने विचार दिया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति। यानी जो अमेरिकी और जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिकी क्रांति जो कि 1776 में हुई थी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र अधिकारों को मान्यता दी। यानी इन्होंने जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, लोकतंत्र आधारित अधिकार थे, उन्हें मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के सिद्धांत को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। यानी इन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, इस क्रांति ने जो स्वतंत्रता है, समानता है और जो बंधुत्वता का सिद्धांत है उसे दुनिया भर में एक तरह से लोकप्रिय बना दिया था, फेमस बना दिया था। सभी लोग इसे पसंद करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति और आधुनिक लोकतंत्र का विकास की किस तरह से औद्योगिक क्रांति आई और उसने जो आधुनिक लोकतंत्र है उसका विकास किया। इसमें आप लिखेंगे भारतीय और यूरोपीय समाजों में राजनीतिक दल, स्वतंत्रता, प्रेस, मजदूर आंदोलन, सार्वभौमिक मताधिकार आदि का विस्तार हुआ। यानी ये सारी चीज़ें जो थी अब बढ़ने लगी, अब उनका विस्तार जो था वो होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे 19वीं शताब्दी तक लोकतंत्र दुनिया की प्रमुख शासन व्यवस्था बन गई थी। यानी जो प्रमुख शासन व्यवस्थाओं में से एक ये बन गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकतंत्र का मूल्यांकन। किस तरह से लोकतंत्र का मूल्यांकन सकारात्मक व नकारात्मक दोनों दृष्टि से किया जा सकता है। यानी देखिए, हमारे जो क्वेश्चन था उसमें जो लोकतंत्र था उसका मूल्यांकन करने के लिए भी बोला गया था, और मूल्यांकन जो है वो हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही दृष्टि से कर सकते हैं। किस तरह से, पहले हम देखेंगे लोकतंत्र का सकारात्मक मूल्यांकन। इसमें आप लिखेंगे जनता की संप्रभुत्वता। किस तरह से लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम अधिकार जनता के पास होता था। चुनावों के अधिकारों से नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने और बदलने का अधिकार रखते थे। यानी जिसे वो वोट देना चाहें वो ही सत्ता में आ जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे समानता का अधिकार। सभी नागरिकों को कानूनों के सामने बराबर माना जाता था। जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव की गुंजाइश कम होती थी। यानी इन आधारों पे जो भेदभाव है, या ये कहूँ इन आधारों पर जो भेदभाव होता था उनकी गुंजाइश बहुत ना के बराबर रहती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मूल अधिकारों का संरक्षण। लोकतंत्र व्यवस्था की अभिव्यक्ति, विचार, संगठन और धर्म की स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया। यानी इसमें जो अभिव्यक्ति है, विचार है, संगठन है और धर्म की स्वतंत्रता है, उन्हें संरक्षित किया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जिम्मेदार एवं उत्तरदायी सरकार। किस तरह से सरकार जनता के प्रति जवाबदेही रही है। विपक्ष, मीडिया, नागरिक समाज और संसद सरकार की
गलतियों पर नज़र रखती है। यानी देखिए, जो सरकार होती थी वो हमेशा से जवाबदेही रही है, जिसकी वजह से जो विपक्ष हो गया, मीडिया हो गई, नागरिक समाज हो गए और जो संसद है, वो सभी ये जो सरकार की गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शांतिपूर्ण परिवर्तन की व्यवस्था किस तरह से, अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे शांतिपूर्ण किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली हिंसा या तख्ता पलट की बजाय शांतिपूर्ण चुनावों के माध्यम से सत्ता परिवर्तन की सुविधा देती है। यानी देखिए, अगर कोई भी चीज़ हमें पसंद नहीं आती या कोई भी चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई भी हिंसा या फिर तख्ता पलट जैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विविधता का सम्मान किस तरह से। लोकतंत्र विभिन्न क्षेत्र, सांस्कृतिक विचारों और समूहों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर देता है। यह एक समावेशी प्रणाली है। यानी ये जो है, ये सभी लोगों को, सभी संस्कृति के लोगों को एक तरह से सामूहिक जो भागीदारी है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानव विकास और सामाजिक प्रगति किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे जन भागीदारी बढ़ाने से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला की स्थिति, अल्पसंख्यकों के अधिकार आदि क्षेत्रों में प्रगति होती है। यानी जो हमारे शिक्षा अधिकार हैं, स्वास्थ्य, महिला की स्थिति और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, उन सभी क्षेत्रों में प्रगति होती है, वो सभी क्षेत्र आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लोकतंत्र की आलोचनाएं और सीमाएं। यानी जो लोकतंत्र है इसकी आलोचनाएं और सीमाएं क्या क्या थी। अभी हमने इसके सकारात्मक पक्ष देखे, अब हम देखेंगे नकारात्मक पक्ष। तो इसमें आप लिखेंगे धीमी और जटिल प्रक्रिया। यानी ये जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी और जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे निर्णय लेने की प्रक्रिया लंबी होती है क्योंकि कई संस्थाओं, बहसों और समितियों की आवश्यकता होती है। यानी अलग अलग कोई भी कानून बनाना है तो वो पहले एक संस्था के पास जाएगा, फिर दूसरी के पास, फिर तीसरी के पास, फिर चौथी के पास, इस तरह से घूम घाम के वो कहीं जाकर बनता है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा बड़ी संस्था है या फिर ये कहें टाइम लेने वाली व्यवस्था हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुमत का अत्याचार किस तरह से। कभी कभी बहुसंख्यक समुदाय अपने हितों के लिए अल्पसंख्यकों के हितों का दबा सकते हैं। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है जो अल्पसंख्यकों के हित होते हैं वो दबा दिए जाते हैं बहुमत वाले लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चुनावी राजनीति की खामियां। यानी जो चुनावी राजनीति है उसमें क्या क्या खामियां आती हैं। पैसा, जाति, धर्म, वादे और मीडिया का प्रभाव चुनावों को प्रभावित करता है। ये चीज़ तो आपने अभी भी देखी होगी क्योंकि ये चीज़ होती है। अगर आपने देखा हो कि बिहार के चुनाव कुछ टाइम पहले ही हुए हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ये चीज़ें चल रही थी। यानी पैसा हो गया, जाति हो गई, धर्म के आधार पर झूठी जो वादे हैं या फिर मीडिया का जो प्रभाव है वो बहुत देखने को मिल रहा था। तो चुनाव के टाइम ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अशिक्षा और राजनीतिक अज्ञानता किस तरह से। यदि नागरिक राजनीतिक रूप से सचेत ना हो तो वह गलत नेता को चुन सकते हैं या लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर कर सकते हैं। यानी देखिए, अगर लोगों को पता नहीं होगा कि उनकी वोट किस मायने रखती है या उनकी वोट का क्या वैल्यू है तो वो गलत नेता भी चुन सकते हैं। इसके लिए लोगों को शिक्षित होना और राजनीति का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों ने अभी तक कितनी बार वोट दी है या एक भी बार नहीं दी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार और राजनीतिक अवसरवाद किस तरह से। कई देशों में लोकतंत्र भ्रष्टाचार, दल बदल और सत्ता स्वार्थ का शिकार बन जाती है। यानी जो सत्ता स्वार्थ है वो सारी चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे आर्थिक असमानताएं किस तरह से। आर्थिक असमानताएं हैं लोकतांत्रिक समाज राजनीतिक अधिकार देता है लेकिन आर्थिक असमानताएं कभी कभी वास्तविक समानता को बाधित कर देती हैं। यानी जो रियलिटी में जो हमारी ये समानता होती है उसको भी बाधित कर देती हैं जब हमारी जो आर्थिक समानता मिलती हैं। अब हम देखेंगे आधुनिक संदर्भ में लोकतंत्र का महत्व। यानी अगर हम आधुनिक संदर्भ में लोकतंत्र का महत्व देखें कि आज के उसमें लोकतंत्र क्या है तो इसमें आप लिखेंगे आज के वैश्वीकरण, डिजिटल समाज और मानवीय अधिकारों के ये युग में लोकतंत्र न केवल शासन प्रणाली है बल्कि एक जीवन मूल्य भी है। यानी आज का जो लोकतंत्र है वो सिर्फ शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन मूल्य भी बन चुका है। यह नागरिकों को भागीदारी का अवसर देता है ताकि सभी लोग जो है वो लोकतंत्र या फिर ये कहें इसमें भागीदार बन सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे असहमति और आलोचनाओं को स्वीकार करता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन किसी भी चीज़ से असहमत है तो वो उस चीज़ को स्वीकार करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को बढ़ावा देता है ताकि जो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, ऐसे जो आदर्श हैं उन्हें बढ़ाया जा सके।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र ही ऐसी प्रणाली है, यानी अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे भारत में जो लोकतंत्र है वही एक ऐसी प्रणाली है जो विभिन्न जो भाषाएं हैं, संस्कृति हैं, धर्म है और जो विचार हैं उन्हें एक साथ जोड़ सकती है। अदरवाइज हमारा देश अगर लोकतंत्र ना हो तो ये बिखरा हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे निष्कर्ष। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे लोकतंत्र की उत्पत्ति प्राचीन यूनान की प्रत्यक्ष प्रणाली से हुई है, यानी जो प्राचीन यूनान है वहाँ की जो प्रत्यक्ष प्रणाली थी उसी से लोकतंत्र का जन्म हुआ है। और आधुनिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र लंबे ऐतिहासिक संघर्ष, विचारकों, क्रांतियों और जन आंदोलन से विकसित हुआ है। यानी आज का जो हमारा लोकतंत्र है वो एक तरह से जो संघर्ष है, विचारक हैं, क्रांतियाँ हुई हैं और जो जन आंदोलन हुए हैं उनसे विकसित हुआ है। लोकतंत्र की कुछ सीमाएं आवश्यक हैं, परंतु बहस, आलोचना, सुधार और जनता की भागीदारी इसे निरंतर मजबूत भी कर रही है। आधुनिक लोकतंत्र में लोकतंत्र मानव गरिमा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की रक्षा हेतु सबसे प्रभावी राजनीतिक व्यवस्था मानी जाती है। यानी ये जो है ये सबसे प्रभावी राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है लोकतंत्र। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र की प्राचीन और आधुनिक धारणाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारा लोकतंत्र है इसकी जो प्राचीन और जो आधुनिक धारणाएं हैं उनके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, अंतर बताने हैं। चलिए किस तरह से लिखेंगे हम देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे लोकतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से आधुनिक युग तक निरंतर विकसित होती रही है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं रुकी, निरंतर इसमें विकास होता रहा है। प्राचीन यूनान का लोकतंत्र प्रत्यक्ष भागीदारी पर आधारित था। यानी जो प्राचीन यूनान में था वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित था, जबकि आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधित्व संस्थाओं और व्यापक नागरिक अधिकारों पर टिका हुआ है। यानी ये जो है ये जो प्रतिनिधित्व संस्था हैं और जो व्यापक नागरिक अधिकार हैं उन पर टिका हुआ है, जो हमारा आधुनिक है। दोनों की नींव जनसत्ता पर आधारित होने के बावजूद उनकी प्रकृति, स्वरूप और उद्देश्य में महत्वपूर्ण अंतर है। यानी देखो बेस जो है या ये कहूँ जो नींव है वो जनसत्ता है, लेकिन इसके बावजूद जो इनकी प्रकृति है, स्वरूप है और जो उद्देश्य है वो अलग अलग देखने को मिल जाता है। ठीक है, किस तरह से, तो इसमें हम लिखेंगे भागीदारी का स्वरूप। यानी अगर हम भागीदारी के आधार पर देखें तो प्राचीन लोकतंत्र में आप लिखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। नागरिक स्वयं सभा में जाकर कानून बनाते थे और शासन से जुड़े फैसलों में सुधार भागीदार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। नागरिक चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं, क्योंकि आज जनसंख्या अधिक और क्षेत्रीय विशाल है। यानी आज की जो हमारी जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा फैलाव या ये कहें बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नागरिकता की परिभाषा। किस तरह से नागरिकता की परिभाषा दी प्राचीन अगर लोकतंत्र में देखें तो इसमें आप लिखेंगे केवल पुरुष नागरिकों को अधिकार थे, महिला, दास और विदेशी नागरिकों के अधिकार वंचित थे। यानी सिर्फ पुरुष ही एक तरह से पार्टिसिपेट कर सकते थे, महिला, दास और जो विदेशी लोग थे उन्हें पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। और अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। यानी हमारी वोट पर आधारित है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के भेद के बिना सभी नागरिकों का समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी देखिए अगर आप फीमेल हैं तो आप भी वोट दे सकती हैं, मैं भी वोट देती हूँ, मैं भी फीमेल हूँ। तो आज की जो हमारा लोकतंत्र है उसमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकतंत्र का उद्देश्य। यानी अगर लोकतंत्र के उद्देश्य के आधार पर देखें तो प्राचीन जो लोकतंत्र है उद्देश्य नगर राज्य की भलाई और सामूहिक सद्गुण को सुरक्षित करना था। नागरिकता को एक नैतिक कर्तव्य माना जाता था। यानी सिर्फ जो नगर राज्य है उसकी भलाई करना, उसके समूह को आगे बढ़ाना, बस इतना ही इनका कर्तव्य होता था। अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता, मतदान अधिकार, सामाजिक न्याय और लोक कल्याण, राज्य की स्थापना को प्राथमिकता दी जाती है। यानी हमारे जो आज का लोकतंत्र है उसमें ये सारी चीज़ों को मान्यता दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे दायरा और आकार। यानी अगर हम दोनों के दायरे और आकारों को एक तरह से कंपेयर करें, अंतर करें, तो प्राचीन जो लोकतंत्र है उसमें छोटे नगर राज्यों
तक सीमित था, जनसंख्या कम थी और व्यक्तिगत संबंध मजबूत थे। यानी देखिए, जो एक तरह से राज्य था वो बहुत छोटा होता था, जो जनसंख्या थी वो भी कम थी और जो व्यक्तिगत संबंध होते थे वो भी मजबूत होते थे कि हाँ, अगर कोई तीसरा बंदा आकर कुछ बोल रहा है तो उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी, ठीक है। और अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो विशाल राष्ट्रीय में कार्य करता है, यानी ये बहुत बड़ी क्षेत्र में काम करता है, लाखों करोड़ों नागरिकों को शामिल करता है। यानी इसके अंतर्गत लाखों करोड़ों जो नागरिक हैं वो होते हैं। जटिल और विविध समाज पर आधारित है, यानी हमारा जो समाज है वो जटिल भी और विविध भी है, यानी बहुत सारी विविधता देखी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कोई भी उठकर आएगा या कोई भी कुछ कहेगा तो उसको हम मान लेंगे। हमने जिन्हें चुनकर भेजा है वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखें तो इसमें आप लिखेंगे तय और संरचनाएं, यानी संस्थाओं और संरचना के आधार पर देखें तो इसमें आप लिखेंगे प्राचीन लोकतंत्र औपचारिक संस्थाएं सीमित थी, जनसभा न्यायालय और परिषदें सरल रूप से कार्य करती थी। यानी औपचारिक जो संस्थाएं थी वो सीमित थी और सभा हो गया, न्यायालय हो गया और परिषद हो गई वो एक तरह से औपचारिक जो रूप होता था या सरल जो रूप होता था उसी से कार्य करती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक लोकतंत्र जटिल संस्थागत ढांचा है, संसद, राजनीतिक दल, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया, प्रशासनिक तंत्र, ये सभी मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगर हम राजनीतिक संस्कृति के आधार पर देखें इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो पहला आप देखेंगे प्राचीन लोकतंत्र नागरिकों से उच्च स्तर की प्रत्यक्ष राजनीति की भागीदारी को अपेक्षा की जाती थी, यानी उच्च स्तर की जो प्रत्यक्ष राजनीति की भागीदारी है उसकी अपेक्षा यहाँ की जाती थी। अगर आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, चुनाव, नागरिक समाज, मीडिया, प्रदर्शन आदि भागीदारी के साधन बताते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर जो नागरिक होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जैसे कि चुनाव में, सामाजिक जो कोई भी नियम कानून है, यानी नागरिक समाज में, मीडिया में, इस तरह से हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपनी सरकार में। नेक्स्ट हम देखेंगे समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा। अगर प्राचीन लोकतंत्र की बात करें तो केवल सीमित समूहों के लिए राजनीतिक समानताएं थी, यानी पुरुषों के लिए ही सिर्फ राजनीतिक समानताएं थी। आर्थिक और सामाजिक असमानताएं स्वाभाविक मानी जाती थी, यानी यहाँ पर आर्थिक और जो सामाजिक असमानताएं थी वो स्वाभाविक मानी जाती थी, उसमें कोई भी चेंजेस या उसके लिए कोई भी कानून बनाने की जरूरत नहीं थी, ऐसा माना जाता था। अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की अवधारणा है, यानी यहाँ पर हमारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो समानता है उनकी अवधारणा करता है। संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यानी जो हमारा संविधान है वो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी भी गारंटी देता है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारा संविधान है वो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी जो गारंटी देता है वो कौन से अनुच्छेद में देता है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइएगा ज़रूर कि हमारा जो संविधान है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो गारंटी देता है वो किस अनुच्छेद में देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे आलोचना की, किस तरह से आलोचना की जा सकती है। अगर हम प्राचीन लोकतंत्र की बात करें तो संख्यक नागरिकों का बहिष्कार, अव्यावहारिकता और भीड़ तंत्र का खतरा यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आधुनिक लोकतंत्र चुनावी राजनीति, धनबल, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, दलगत राजनीति और प्रतिनिधियों की जवाबदेही की समस्या यहाँ देखने को मिल जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, समग्र रूप से प्राचीन लोकतंत्र सीमित, प्रत्यक्ष और संग्रहणीय नागरिकों पर आधारित है, यानी हम ये कह सकते हैं जो प्रत्यक्ष है, संग्रहणीय नागरिक हैं उन पर ही आधारित है प्राचीन वाला। जबकि आधुनिक लोकतंत्र व्यापक प्रतिनिधित्व, संस्थागत और अधिकार आधारित है, ठीक है। जो हमारा आधुनिक लोकतंत्र है वो इन सभी पर आधारित है। आधुनिक लोकतंत्र ने प्राचीन विचारों को आगे बढ़ाकर से अधिक समावेशी और व्यवहारिक बनाया है, यानी जो प्राचीन विचार थे, प्राचीन चीजें थी उन्हें ही आगे बढ़ाकर अधिक जो समावेशी है, व्यवहारिक है उसे बना दिया, जिससे आज यह विश्व की सबसे स्वीकार्य शासन प्रणाली बन चुकी है, यानी विश्व में ज्यादातर इसी को अपनाया जाता है। ये स्वीकार्य जो शासन प्रणाली है उनमें से बन गई है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा सिद्धांत है जिन पर प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, यानी ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिस पर प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब जनता अपने प्रतिनिधि यानी अपने नेता को चुनकर भेजे सरकार चलाने के लिए, वो हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। तो उसकी स्थापना के बारे में आपको बताना है कि प्रतिनिधि और लोकतंत्र कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आपको ये भी बताना है कि
जो प्रतिनिधित्व है और जो लोकतंत्र है वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप आंसर लिखेंगे। पहले आपको लिखना होगा परिचय। परिचय में आप क्या क्या लिखेंगे? आधुनिक राज्य में जनसंख्या बहुत अधिक और क्षेत्रीय बहुत विशाल होता है। यानी देखिए आज के जो राज्य हैं इसमें जनसंख्या भी बहुत है क्योंकि बहुत सारी पब्लिक हो गई है, और जो क्षेत्र है वो भी बढ़ गया है क्योंकि विशाल क्षेत्र। अब देखो अगर हम भारत की ही बात करें तो पूरा भारत हमारा थोड़ा सा थोड़ी ना इतना बड़ा भारत है। अगर हम नीचे वाले पोर्शन यानी जो साउथ वाला पोर्शन है उसे भी देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो पूरे भारत पर एक सरकार या फिर एक राजा का शासन होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो हमारे क्षेत्र हैं वो भी विस्तृत होते हुए हमें दिखते हैं। ऐसे में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, यानी कोई भी आकर डायरेक्ट कानून या डायरेक्ट वोटिंग नहीं कर सकता कि हाँ अगर तुम्हें कोई कानून चाहिए तो हर एक व्यक्ति आए और यहाँ पर वोट डाल के चलाए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे देश में प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो नहीं है। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित की गई, यानी हम अपने द्वारा अपने किसी भी व्यक्ति को चुनकर संसद में या फिर जहाँ पर नियम कानून बनते हैं वहाँ भेज देते हैं कि वो हमारे लिए नीति बना देगा। यही हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। जैसे कि अभी भी हम करते हैं, हम अपने नेता को चुनते हैं और नेता जो हमारे द्वारा चुने गए नेता हैं वही जो नीतियाँ हैं, कानून हैं, नियम हैं वही वो लोग बनाते हैं, जिसमें जनता अपने वक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। यानी हमने जिसे चुना है हम उसी के माध्यम से शासन कर रहे होते हैं। यह प्रणाली कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है जो लोकतंत्र को प्रभावी, उत्तरदायी और जन केंद्रित बनाती है। यानी ये जो प्रणाली है ये लोकतंत्र को प्रभावी तो बनाती है, उत्तरदायी भी बनाती है। यानी अगर कोई भी सरकार कुछ भी करती है तो हम लोग उनसे उत्तर ले सकते हैं, आंसर पूछ सकते हैं, कारण पूछ सकते हैं कि भैया तुमने ये नीति बनाई है तो क्यों बनाई है। और ये जन केंद्रित भी करती है लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना सिद्धांत। यानी जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसकी स्थापना और जो सिद्धांत है वो क्या है। प्रतिनिधि लोकतंत्र कुछ प्रमुख तत्वों और सिद्धांतों पर टिका है। यानी कुछ प्रमुख तत्व भी हैं और सिद्धांत भी हैं जिन पर पूरा हमारा प्रतिनिधि लोकतंत्र टिका हुआ है। ये सिद्धांत लोकतांत्रिक शासन को वैधता, स्थिरता और जनता की सहभागिता प्रदान करते हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनता को एक तरह से वैधता, स्थिरता और जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करता है। जिसमें आप पहला लिखेंगे जनसत्ता। जनसत्ता किस तरह से? प्रतिनिधि लोकतंत्र की नींव इस विचार पर रखी गई है कि अंतिम सत्ता जनता के पास होगी। यानी देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र की नींव ही इस बात पर रखी गई कि जो अंतिम सत्ता होगी वो जनता के पास ही होगी। जनता चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधि चुनती है, यानी वो अपने वोटिंग्स वगैरह करती है और प्रतिनिधि चुनती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरकार जनता की अनुमति से चलती है। यानी अगर जनता चाहे किसी चीज़ को बंद करना तो वो जनता कर सकती है क्योंकि सरकार जनता के कभी भी खिलाफ नहीं जाती। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनमत और जनता की इच्छा शासन को दिशा प्रदान करती है। यानी किस चीज़ की हमारे देश में या फिर जहाँ पर भी हम रूल कर रहे हैं वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को ध्यान में रख कर ही दिशा प्रदान की जाती है सरकार को कि हाँ सरकार इस चीज़ों पर वर्क करेगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मुक्त, निष्पक्ष और नियमित चुनाव। किस तरह से प्रतिनिधि लोकतंत्र की सफलता चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर निर्भर करती है। यानी अगर चुनावी प्रक्रिया बहुत ईमानदारी से हुई है तो नेता भी अच्छा ही जाएगा जो जनता चाहती है। लेकिन अगर जो चुनावी प्रक्रिया वो ठीक नहीं हुई तो जो जनता नहीं चाहती जिस नेता को वो भी बन सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सभी लोगों को मतदान का अधिकार है। यानी 18 साल से ऊपर के सभी लोग जो होते हैं चाहे स्त्री हो पुरुष हो सभी को मतदान का अधिकार होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चुनाव आयोग या स्वतंत्र निकायों द्वारा निष्पक्ष चुनाव। यानी चुनाव आयोग या स्वतंत्र जो निकाय होते हैं उनके द्वारा निष्पक्ष चुनाव होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता चुनाव में। चुनाव समय समय पर दोहराए जाते हैं ताकि प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही रहें। यानी जो हमारी सरकार है उसे हम टाइम टू टाइम हटाते रहते हैं और सरकार को ये डर भी रहता है कि अगर हमने जनता का काम नहीं किया, जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया तो जैसे ही हमारा टाइम खत्म होगा जनता हमें हटा देगी। अगर नेक्स्ट आगे वाली सालों के लिए भी हमें अपनी सरकार ही लानी है तो हमें जनता का साथ देना होगा, जनता की बातें सुननी होगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक समानता। किस तरह से लोकतंत्र सभी नागरिकों को एक वोट और समान मूल्य देता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसे 2 वोट मिल जाएंगे और कोई गरीब है तो उसे 1 वोट मिलेगी। नहीं, सबका सिर्फ एक ही वोट का अधिकार होता है। जाति, धर्म, संपत्ति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। ठीक, हर नागरिक को नेताओं को चुनने और बदलने का समान अधिकार है। यानी हर नागरिक के पास अपना अधिकार है कि वो जिस नेता को चाहे उसको चुन सकता है और बदलना चाहे तो बदल भी सकता है, यानी अपनी वोट किसी और को भी दे सकता है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज़ समान रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी व्यक्ति हो उसकी आवाज़
महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अमीरों की सुनेगी, गरीबों की नहीं सुनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तरदायित्व और जवाबदेही, किस तरह से प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जो भी हमारे नेता वगैरह होते हैं वो हमारे लिए उत्तरदायी होते हैं। हम अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी चीज़ को पूछ रहे हैं, तो हमारे जो नेता होते हैं उन्हें एक तरह से जवाब देना ही होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यदि प्रतिनिधि जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए तो अगली बार उन्हें बदल दिया जा सकता है। यानी अगर हमारे जो नेता हमने चुनकर भेजा है वो सही से कार्य नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम हम उसे बदल देंगे। नेक्स्ट आगे इसमें लिखेंगे विपक्ष, मीडिया, संसद, न्यायपालिका और सिविल सोसाइटी भी सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से सरकार को जवाबदेही बनाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो मीडिया है, संसद है, न्यायपालिका है, ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो सरकार से क्वेश्चन पूछती हैं, किसी भी चीज़ या किसी भी नीति के ऊपर सवाल जवाब करती हैं और उनसे सरकार से क्या करती हैं, आंसर लेती हैं कि हाँ अगर ये नीति बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, क्या बेनिफिट है, क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये सिद्धांत प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता को मजबूत करता है। यानी जो हमारा ये सिद्धांत है ये प्रतिनिधि की जो गुणवत्ता होती है उसे भी मजबूत करता है, उसे भी अच्छा बनाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विविधता का शासन, किस तरह से प्रतिनिधि लोकतंत्र कानून के शासन पर आधारित है। यानी ये जो है ये कानून के शासन पर आधारित होता है। सरकार भी संविधान और कानून का अधीन होती है। यानी जो सरकार है वो भी संविधान और कानून के अधीन ही वर्क करती है। ऐसा नहीं है जो सरकार है वो संविधान के विरुद्ध चली जाएगी या कानून के विरुद्ध चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है और न्यायपालिका का कार्य ही ये है कि जो नागरिकों के अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, ताकि कोई भी नेता या कोई भी पार्टी उनके जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं कर पाए। नेक्स्ट अब हम देखें मनमानी और तानाशाही की संभावना कम होती है। यानी यहाँ पर मनमानी या फिर तानाशाही जैसी चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि हर एक निश्चित टाइम में चुनाव हो जाता है। अगर कोई तानाशाही बनना चाहता है या फिर मनमानी करता है तो उसे नेक्स्ट चुनाव में हटा दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शक्तियों का विभाजन और नियंत्रण संतुलन, किस तरह से जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन और नियंत्रण संतुलन होता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन लोकतंत्र को संतुलित करता है। क्योंकि देखिए जो विधायिका की शक्ति है वहाँ पर कार्यपालिका वर्क नहीं करती और जो कार्यपालिका की शक्ति है वहाँ न्यायपालिका वर्क नहीं करती। सब अपना अपना वर्क करती है, कोई भी किसी में इंटरफेयर नहीं करता। कोई भी संस्था निरंकुश नहीं बन सकती। यानी कोई भी संस्था क्यों ना हो इनमें से कोई भी निरंकुश यानी अपनी मर्जी चलाने वाली नहीं बन सकती। प्रतिनिधियों के निर्णयों पर संस्थागत जांच बनी रहती है। यानी जो प्रतिनिधि होते हैं इनके जो निर्णय होते हैं उन पर जांच बनी रहती है कि कहीं हमारा जो प्रतिनिधि हमने चुनकर भेजा है वो गलत चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुदलीय व्यवस्था और राजनीतिक प्रतियोगिता, किस तरह से जो बहुदलीय व्यवस्था है और राजनीतिक प्रतियोगिता है उस पर चर्चा करेंगे। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में नागरिकों को चुनने के लिए कई पार्टियों और उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं। यानी यहाँ पर लोगों को चुनने के लिए कई पार्टियां देखी जा सकती हैं, कई उम्मीदवार मिलते हैं, हम जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं। यह स्वयं राजनीतिक बहस और विचारों की विविधता को बढ़ा देता है। यानी राजनीतिक जो बहस है और जो विविधता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। जनता अपनी पसंद के अनुसार प्रतिनिधि चुन सकती है, जो भी हमें पसंद आता है हम उसे चुनकर वोट दे देते हैं और किसी के पास भी ये भी अधिकार नहीं है कि हमसे ये कह दे कि तुमने इसे वोट क्यों दिए, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है, हम किसी को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार, किस तरह से इसमें आप लिखेंगे प्रतिनिधि लोकतंत्र सिर्फ मताधिकार तक सीमित नहीं है। यानी जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वोट दे दो और बात खत्म, नहीं, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। यानी हमारी जो खुद की स्वतंत्रता है वो भी हमारे जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसमें आ जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह यूट्यूब की बात कर लो, एंकर्स की बात कर लो, जो न्यूज़ चैनल है वहाँ की बात कर लो, प्रेस कुछ भी बोल देती है, कुछ भी कर देती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकती। सरकार की अगर कोई नीति या कोई चीज़ बेकार है तो प्रेस जो है वो हमेशा उनका विरोध करती हुई हमें दिख जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संगठन बनाने का अधिकार। यानी जो संगठन बनते हैं उनका अधिकार हम यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सभा एवं विरोध का अधिकार शामिल है। यानी हम सभा बना सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, यह हमारे पास अधिकार होते हैं। यह अधिकार जनता को सत्ता पर नियंत्रण रखने की ताकत देते हैं। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें ना हो ना तो हमारे हाथ से जो सत्ता है ना वो चली जाएगी और हर इंसान या ये कहूँ हर नेता अपनी मनमानी करेगा। अब हम देखेंगे प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र का परस्पर संबंध। यानी इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है, क्या हम संबंध देख सकते हैं।
लोकतंत्र और प्रतिनिधि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। वो अभी हमने देखा किस तरह से गहराई से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र की मूल संरचना ही प्रतिनिधि प्रणाली पर आधारित है। यानी आधुनिक जो लोकतंत्र है, इसकी जो मूल संरचना है वही हमारी प्रतिनिधि प्रणाली पर आधारित है। यानी हम वोट देकर ही अपने नेता को चुनते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप है। यानी प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है उसका व्यवहारिक क्या रूप है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे आधुनिक बड़े राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। यानी देखिए अब जो राज्य हैं और जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो संभव नहीं है। लाखों लोग एक साथ निर्णय नहीं ले सकते या एक जैसा निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र को व्यवहार में संभव बताया है। प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेकर लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। यानी प्रतिनिधि ही होते हैं जो जनता की ओर से निर्णय लेते हैं और लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतिनिधि जनता की इच्छा का माध्यम होते हैं। यानी जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की इच्छा का माध्यम होते हैं। प्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच पुल का काम करते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि वही होते हैं जो हमने भेजे होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनता की समस्या, इच्छा और आकांक्षा प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक पहुँचती हैं। यानी हमारी जो इच्छा है, जो आकांक्षाएँ हैं, जो समस्या है, वो सभी हम अपने प्रतिनिधि यानी जो हमने नेता चुना है उसके माध्यम से संसद तक पहुँचाते हैं। अगर आपके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा, आपकी गलियों में पानी नहीं आ रहा, तो आप क्या खुद संसद जाते हो कि लेटर लेके कि भैया ये हमारी शिकायत है, लो संसद में हम जमा करने आए हैं ताकि इन चीज़ों पर वर्क किया जा सके? नहीं, आप सिर्फ अपने नेता को बताते हो और नेता संसद में जाकर अपनी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो प्रकट करता है, जिससे शासन जनता के हितों के अनुरूप चलता है और इसी से जनता के हितों के लिए शासन चलता है या ये कहूँ हितों में कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतिनिधित्व से लोकतंत्र को वैधता मिलती है। यानी जो प्रतिनिधित्व होते हैं उससे लोकतंत्र को भी वैधता मिलती है। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे लोकतांत्रिक सरकार तब वैध मानी जाती है जब जनता स्वयं उसे चुनती है। यानी जब जनता खुद अपने शासक को चुने, जब वो लोकतांत्रिक सरकार मानी जाएगी। निर्वाचित सरकार जनता की वास्तविक प्रतिनिधि होती है। ठीक है, यही वैधता लोकतंत्र को स्थिर और मजबूत बनाती है। यानी ये जो वैधता है यही लोकतंत्र को स्थिर भी बनाती है और मजबूत भी बनाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जिम्मेदार सरकार प्रतिनिधित्व के बिना संभव नहीं है। यानी जो जिम्मेदार सरकार है वो प्रतिनिधित्व के बिना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिनिधित्व सही से नहीं होगा, प्रतिनिधित्व ही सही से कार्य नहीं करेगा, तो जो जिम्मेदार सरकार है वही कैसे बन पाएगी। इसमें आप लिखेंगे यदि नेता जनता द्वारा चुने ना जाए तो वह जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, नियमित चुनाव और जवाबदेही प्रतिनिधियों को लोकतंत्र से जोड़ती है। यानी जो नियमित चुनाव है और जो जवाबदेही है वो ही लोकतंत्र से जोड़ने का कार्य करती है। जनता चाहे तो अपने प्रतिनिधि को बदल सकती है, यही लोकतंत्र की शक्ति है। यानी अगर जनता चाहे तो अपना जो प्रतिनिधि है, अपना जो नेता है, उसे चेंज कर सकती है। यही मेनली जो लोकतंत्र है उसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विविध समाज में समावेशी प्रतिनिधित्व से संबंध, किस तरह से इनके जो प्रतिनिधित्व से संबंध है, इसमें आप लिखेंगे आधुनिक समाज जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग के आधार पर प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सभी समूहों को राजनीतिक भागीदारी मिलती है। यानी जितने भी समूह होते हैं सबको राजनीतिक भागीदारी देखने को मिलती है। इसमें लोकतंत्र अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनता है। इसी की वजह से हम कह सकते हैं जो लोकतंत्र है वो अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीति निर्माण में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी। यानी जो नीति निर्माण होता है उसमें जनता की जो अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जो भागीदारी होती है। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में कानून बनाते हैं। इस प्रकार, किस प्रकार, पहले आप इसमें लिखेंगे जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन में शामिल होती है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता भी शामिल होती है। यह लोकतांत्रिक भागीदारी का आधुनिक स्वरूप के रूप में हम इसे देख सकते हैं। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिखेंगे प्रतिनिधि लोकतंत्र आधुनिक दुनिया की सबसे व्यवहारिक और लोकप्रिय शासन प्रणाली है। यानी ये सबसे व्यवहारिक और लोकप्रिय शासन प्रणाली में से एक है प्रतिनिधि लोकतंत्र। यह जनसत्ता, समानता, स्वतंत्रता, जवाबदेही और कानून के शासन जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। यानी ये जो है ये इन सभी पर आधारित हमें देखने को मिल जाती है। प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र एक दूसरे से पूरक है। यानी प्रतिनिधि और जो लोकतंत्र है वो एक दूसरे के ही पूरक हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र को व्यवहार में संभव बताता है, वही लोकतंत्र प्रतिनिधि को वैधता और दिशा प्रदान करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की संयुक्त शक्ति से ही एक ऐसे शासन व्यवस्था बनती है जो
जनता की इच्छाओं, अधिकारों और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यानी जो जनता की इच्छाएँ होती हैं, अधिकार होते हैं और कल्याण होते हैं, उन्हें ध्यान में रखती है और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधानवाद क्या है? इसकी परंपराओं व विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी आपको बताना है कि संविधानवाद आखिर होता क्या है, इसकी जो परंपराएं हैं और जो विशेषता हैं उनके ऊपर बताना है। ठीक है, देखिए ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होनी चाहिए। एंड जिस तरह से आप वीडियो देख के मेहनत कर रहे हैं, आपको वीडियो लाइक भी करना है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मैंने जो मेहनत करी है नोट्स बनाने में, पढ़ाने में, वो सफल हुई है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, यानी प्रस्तावना से। देखिए, प्रस्तावना कह लो या इंट्रोडक्शन कह लो, ये आपको लिखना ही चाहिए क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए देखेंगे प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे। संविधानवाद आधुनिक लोकतांत्रिक शासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत बन चुका है। यह विचार बताता है कि सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए। यानी जो संविधानवाद है, ये बताता है कि सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए, तभी सरकार सही से वर्क करती है। राज्य को संविधान के अनुसार समिति तथा उत्तरदायी ढंग से कार्य करना चाहिए, ताकि उत्तर भी मिल सके जनता को और वो जनता के हित में कार्य करे सरकार। संविधानवाद केवल संविधान होने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संस्थाएं है जो सरकार को कानून और मूल्य के दायरे में रखती है। यानी देखिए, संविधानवाद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि संविधान का नाम ही जो है संविधानवाद हो जाएगा, नहीं। जो सरकार है उसे कानून के दायरे में और एक तरह से मूल्यों के दायरे में रखना ही हमारा संविधानवाद कहलाता है। अगर हम संविधानवाद की जो परिभाषा है उसको देखें, तो संविधानवाद की जो परिभाषा है, इसमें आप लिखेंगे संविधान वह राजनीतिक दर्शन है जिसमें जिसमें ये सारी चीज़ें हों। पहला क्या हो, सरकार की शक्ति सीमित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नागरिकों के अधिकार संरक्षित होते हों, सत्ता का उपयोग कानून के अनुसार होता हो और मनमानी शासन पर रोक लगाई जाए। ये सभी जो है ये हमारे संविधान की परिभाषा में है। ये हम इस तरह से संविधान को डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात संविधान का मुख्य लक्ष्य सीमित सरकार और संतुलित शासन करना है। यानी जो हमारी सीमित सरकार है और संतुलित जो शासन है वो करना होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संविधानवाद की प्रमुख परंपराएं। यानी जो संविधानवाद है इसकी कौन कौन सी प्रमुख परंपराएं हैं, तो इसमें आप लिखेंगे उदार परंपरा। किस तरह से? इस परंपरा में व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार, व्यक्तिगत की स्वतंत्रता और निजी स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना गया है। यानी सबसे ऊपर इन सारी चीज़ों को रखा गया है, इन अधिकारों को रखा गया है। सरकार का काम लोगों के अधिकारों की रक्षा करना होता है, यही हमारी सरकार का काम है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विधि के शासन की परंपरा किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे सरकार और नागरिक दोनों कानून के अधीन होते हैं। यानी सरकार भी और जो नागरिक हैं वो भी, दोनों ही जो हमारा कानून है उसके अधीन होते हैं। किसी के साथ मनमानी व्यवहार नहीं होता, यानी किसी के साथ भी मनमानी वाला व्यवहार नहीं होता। सब पर समान कानून लागू होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है या कोई गरीब है तो अलग अलग कानून लागू होंगे, नहीं। जो कानून गरीब पर लागू होते हैं वही कानून अमीरों पर भी लागू होते हैं। यह परंपरा ब्रिटेन और अन्य लोकतांत्रिक देशों में विकसित हुई। यानी इसकी जो शुरुआत है वो ब्रिटेन और जो अन्य लोकतांत्रिक देश थे वहाँ पर विकसित हुई थी। शक्तियों का विभाजन किस तरह से, यहाँ शक्तियों का विभाजन होता है मोंटेस्क्यू के सिद्धांत के अनुसार। सत्ता को 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा जाता है। यानी जो मोंटेस्क्यू सिद्धांत है इसी के अनुसार हमारे जो वो सरकार है इसके जो 3 अंग हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बंटवारा है ये मोंटेस्क्यू जो सिद्धांत है उसके आधार पर हुआ है, ताकि कोई भी संस्था निरंकुश ना बन सके। यानी देखिए, कोई भी संस्था एक तो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते और ना ही निरंकुश करते हैं, अपनी मनमानी नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संवैधानिक शासन किस तरह से। इस परंपरा में सरकार के अधिकार संविधान द्वारा तय किए जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सरकार से ऊपर संविधान होता है। यानी सरकार जो है वो सबसे ऊपर नहीं होती, उससे भी ऊपर हमारा संविधान होता है, क्योंकि सरकार भी संविधान को फॉलो करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इसके विरुद्ध लिए गए निर्णय अवैध माने जाते हैं। यानी अगर संविधान के विरुद्ध कोई भी निर्णय ले लिया तो वो अवैध है, उसका कोई मूल्य नहीं है, ना ही उसको लागू किया जाता है, ना फॉलो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संविधानवाद की विशेषताएं। यानी जो संविधानवाद है इसकी क्या क्या विशेषताएं, तो पहला आप लिखेंगे सीमित सरकार। किस तरह से? सरकार अपनी शक्तियों और अधिकारों का मनमाना उपयोग नहीं कर सकती, संविधान और कानून उसे नियंत्रित करते हैं। यानी कोई भी सरकार, कोई भी जो शक्ति है वो अपने जो अधिकार हैं उनका मनमाना उपयोग नहीं कर सकती, किसी को अपनी मर्जी से दंड नहीं दे सकती, क्योंकि वो कानून
और संविधान के नियंत्रण में रहती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी किस तरह से जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनकी भी रक्षा होती है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे संविधान नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार देता है, यानी हमारे पास कुछ मूलभूत अधिकार हैं जो कि हमारे संविधान द्वारा दिए जाते हैं। पहला आप लिखेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो हमें संविधान द्वारा दी गई है। समानता का जो अधिकार है वो भी हमारा संविधान द्वारा दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता ये भी हमारे संविधान द्वारा हमें दिया गया है, यानी नागरिकों को दिए गए हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा संविधान देता है। सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो अधिकार हैं ये सारे ही हमारे संविधान ने हमें प्रोवाइड करवाए हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शक्तियों का संतुलन और नियंत्रण, किस तरह से तीनों अंग एक दूसरे के नियंत्रित करते हैं, यानी तीनों अंग जो हैं वो एक दूसरे को नियंत्रित करने का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे न्यायपालिका कानून की जांच कर सकती है, यानी अगर न्यायपालिका चाहे तो वो कानून की जांच कर सकती है। संसद सरकार को उत्तरदायी बनाती है, यानी जो संसद है वही सरकार को उत्तरदायी बनाती है, वहीं सवाल जवाब पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल कुछ नीतियों की समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संतुलन निरंकुशता को रोकता है। अगर संतुलन या ना हो, कोई सवाल जवाब ना हो तो सरकार क्या होगी? निरंकुश बन जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विधि का शासन, किस तरह से संविधानवाद में कानून सर्वोच्च होता है, यानी कानून को ही सबसे ऊपर माना जाता है। सभी नागरिक और सरकार के लोग कानून का पालन करते हैं, यानी नागरिक तो पालन करेंगे ही और जो सरकार के लोग हैं वो भी कानून का पालन करेंगे। कानून के बिना किसी को दंड नहीं दिया जा सकता, यानी अगर कानून ना हो तो किसी को भी दंड नहीं दिया जा सकता, यानी हम अपनी मर्जी से किसी को भी दंड वगैरह नहीं दे सकते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका, किस तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी ये नागरिक अधिकारों की रक्षा करने का भी कार्य करती है। वह मनमानी और अवैध फैसलों पर रोक लगा सकती है, यानी किसी की भी मनमानी या अवैध फैसले जो हैं उनको रोकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जवाबदेह सरकार। जवाबदेह सरकार क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ये लोकतंत्र की पहचान है, तो इसमें आप लिखेंगे सरकार जनता, संसद और विधान के प्रति जवाबदेही होती है, यानी सरकार इन सभी के प्रति जवाबदेही होती है। यदि सरकार गलत काम करे तो न्यायपालिका और जनता उसे रोक सकती है, ये भी न्यायपालिका और जनता का अधिकार है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, यानी सबसे ऊपर जो कानून है वो देश का संविधान ही होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सभी कानून और सरकारों के निर्णय संविधान के अनुसार ही माने जाते हैं, यानी कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी निर्णय हो रहा है तो संविधान के अनुसार ही माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिखेंगे समग्र रूप से संविधानवाद एक ऐसी प्रणाली है जो अधिकारों की रक्षा करते हुए सत्ता को नियंत्रित, संतुलित और जिम्मेदार बनाती है, यानी ये नियंत्रित भी बनाती है, संतुलित भी बनाती है और जिम्मेदार भी बनाती है सरकार को। इसका उद्देश्य न केवल सरकार का संचालन करना है बल्कि एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और समान समाज का निर्माण भी करना है, यानी एक ऐसा समाज बनाना जो न्यायपूर्ण हो, स्वतंत्र हो और समान समाज हो, ऐसे समाज की स्थापना करना है। लोकतंत्र की सफलता संविधानवाद के पालन पर ही निर्भर करती है। अगर हम संविधानवाद का पालन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र की सफलता भी हमें प्राप्त नहीं होगी। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक दल के कार्य एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं इनके कार्य और जो विशेषताएं हैं उन पर आपको प्रकाश डालनी है। हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना से। प्रस्तावना में आप लिखेंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ये ऐसे संगठित समूह होते हैं जो समान विचारधारा और नीतियों के आधार पर राजनीतिक शक्तियों प्राप्त करने और शासन चलाने का प्रयास करते हैं, यानी राजनीतिक शक्तियों को रखते हैं और शासन चलाने का प्रयास करते हैं। दल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं, यानी ये जो है ये एक तरह से सेतु का कार्य करते हैं जनता और सरकार के बीच में। दल तथा लोकतंत्र को सक्रिय और प्रभावी बनाते हैं। इन्हीं की वजह से लोकतंत्र जो है वो सक्रिय और प्रभावी बनता है। अब हम देखेंगे राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो पहला आप इसमें लिखेंगे जनमत निर्माण। किस तरह से राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों पर लोगों की जागरूकता फैलाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से जनमत तैयार करते हैं, यानी जनता को जागरूक करने का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट आप इसी में लिखेंगे रैलियां, सामाजिक मीडिया, सोशल पात्र आदि से वह जनता को राजनीतिक मुद्दों से जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। किस तरह से दल चुनावों में उम्मीदवार
उतरते हैं और बहुमत मिलने पर सरकार भी बनाते हैं। यानी दल को जब बहुमत मिल जाता है तो वो पूरी सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र शासन की स्थिरता दलों पर निर्भर करती है, क्योंकि दल ही जो होते हैं वो ही तो लोकतंत्र जो शासन है उसको बनाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नीति और कार्यक्रमों का निर्माण। यानी जो नीतियाँ होती हैं और जो कार्यक्रम होते हैं, या ये कहूँ कार्यक्रम जो है उनका निर्माण किस तरह से होता है, इसमें आप लिखेंगे हर दल अपनी चुनौती घोषणा पत्र बनाता है, जिसमें उद्देश्यों, योजनाओं और नीतियों का उल्लेख होता है कि वो दल अगर पार्टी में आता है तो उसका क्या उद्देश्य होगा, क्या योजनाएं होंगी और क्या क्या नीति बनाएगा। सत्ता में आने पर सही नीति शासन की दिशा तैयार करता है। अगर वो सत्ता में आ जाए तो किस तरह से शासन करेगा ये भी तैयार करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनता और सरकार के बीच सेतु। किस तरह से ये जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। सेतु जो है वो एक पुल है जो भगवान श्री राम ने बनवाया था, तो इसी वजह से जो एक तरह से हमारा भारत जो है, भारत का जो नीचे वाला साइड है वहाँ से और श्रीलंका को जोड़ने का कार्य करता है सेतु। तो वही सेतु जो पुल है, जिस तरह से भारत और श्रीलंका को ये पुल जोड़ता है आपस में, वैसे ही ये किस तरह से जो जनता है और जो सरकार है उसको आपस में जोड़ता है, ये बात हो रही है। राजनीतिक दल नागरिकों की समस्या सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाते हैं, ताकि एक दूसरे की जो जानकारी है वो जनता को पहुंच सके। यह लोकतंत्र को सहभागी और उत्तरदायी भी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेतृत्व तैयार करना। किस तरह से दल नए नेताओं को विकसित करने का मंच प्रदान करते हैं। इन्हीं नेताओं में से मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि भी बनते हैं। यानी इन्हीं नेताओं में से कुछ लोग उठकर मंत्री बनते हैं, कुछ मुख्यमंत्री बनते हैं, कुछ प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विपक्ष की भूमिका निभाना। किस तरह से विपक्ष की भी भूमिका निभा। जो दल सत्ता में नहीं होते वो विपक्ष के रूप में सरकार की गलतियों पर नज़र रखते हैं, या ये कहूँ सरकार की गलतियों को पकड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट इसमें आप लिखेंगे आलोचना करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं, बहस भी करते हैं और वैकल्पिक जो नीतियाँ होती हैं वो भी जनता के सामने लाते हैं, ताकि जो सरकार है प्रेजेंट वाली उसकी बुराइयां आ सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनके माध्यम से वह सरकार को जिम्मेदार बनाए रखती हैं, ताकि जो सरकार है वो जिम्मेदार और जवाबदेही बनी रह सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना। किस तरह से दल राजनीतिक संघर्ष को लोकतांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से हल करते हैं, ताकि जो लोकतांत्रिक रूप है उसको बढ़ाया जा सके। विभिन्न हित समूहों को जोड़कर समाज में स्थिरता लाते हैं। यानी जितने भी हित हैं वो समाज को जोड़कर समाज में स्थिरता लाने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषताएं। यानी जो राजनीतिक दल है इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में विशेषताएं भी पूछी गई थी। तो इसमें आप लिखेंगे संगठित समूह। किस तरह से राजनीतिक दल व्यवस्थित और संगठित होते हैं। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वो ऐसे ही नहीं है बस आए और खड़े हो गए, नहीं, वो संगठित बनाए हुए होते हैं, पूरे सुसंगठित होते हैं। ठीक है, इसमें संगठनात्मक रचना होती है। किस तरह से इसकी जो संगठनात्मक रचना है वो देखने को मिलती है। किस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, राज्य इकाइयाँ होती हैं, स्थानीय शाखाएं भी इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद में क्या नेक्स्ट अब हम देखेंगे समान विचारधारा। यानी किस तरह से जो समान विचारधारा है वो देखी जा सकती है। तो इसमें आप लिखेंगे हर दल की अपनी विचारधाराएं होती हैं। यानी हर दल अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो सोच है उसको रखता है। किस तरह से अगर हम समाजवाद की बात करें तो इसमें उदारवाद और राष्ट्रवाद देखने को मिल जाता है। यानी समाजवाद, उदारवाद और राष्ट्रवाद। किस तरह से इसमें आप लिखेंगे यह विचारधारा उनकी नीतियों और चुनौतियां घोषणा पत्र को प्रभावित करती हैं। यानी उनकी क्या क्या चुनौतियां होंगी, क्या क्या घोषणा पत्र है और वो घोषणा पत्र में क्या रखते हैं, वो सभी इनकी विचारधाराओं पर डिपेंड करता है। सत्ता प्राप्त का लक्ष्य। यानी जो सत्ता प्राप्त का लक्ष्य है वो भी विचारधारा पर होता है। किस तरह से सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतकर सरकार बनाना चाहते हैं। यानी सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि वो चुनाव जीत जाएं और सरकार बना ले। यही उनकी गतिविधियों को मुख्य उद्देश्य है। यानी उनकी जो गतिविधियां होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ सरकार में आना होता है, यानी अपनी सत्ता लाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यापक जनाधार। किस तरह से दल जनता के बड़े हिस्से का समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। सफल दल वही है जिन्हें समाज में विभिन्न वर्गों का समर्थन मिल सके। यानी ऐसा वर्ग या ऐसी पार्टी जिसे सभी वर्गों, यानी मुस्लिम हो, हिंदू हो, जाट हो, सभी वर्गों का समर्थन मिले, वही असली पार्टी कहलाती है या असली दल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय संगठन। किस तरह से राजनीतिक दल चुनावों के समय ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष सक्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव आ रहे हैं तो खड़े हो गए भैया हम हैं और चुनाव जीत गए तो पूरी पूरी साल गायब हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
वह सदस्यों की भर्ती, राजनीतिक शिक्षा और पार्टी कार्यक्रम चलाते हैं ताकि जो नए सदस्य हैं उनकी भर्ती हो सके, राजनीतिक जो शिक्षा है वो बढ़ सके और जो पार्टी कार्यक्रम है वो भी चले जा सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हितों का समन्वय किस तरह से। इसमें हितों का समन्वय भी देखा जाता है। राजनीतिक दल समाज के विविध हितों, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाओं, युवाओं को एक मंच पर लाकर उनका समन्वय करते हैं। यानी जो किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, उन सभी को आगे बढ़ाना भी राजनीतिक दलों का कार्य होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैचारिक और कार्यात्मक दिशा किस तरह से ये वैचारिक और कार्यात्मक दिशा देते हैं। इसमें आप लिखेंगे दल शासन के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। किस तरह से, जैसे कि हम आर्थिक नीतियाँ देख सकते हैं, सामाजिक सुधार देख सकते हैं, विदेशी नीति देख सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जो नीतियाँ हैं वो भी हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, क्या आप इस क्वेश्चन का निष्कर्ष किस तरह से लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे राजनीतिक दल किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र तभी बनता है या तभी सक्रिय रूप से कार्य करता है जब राजनीतिक दल होते हैं। वह जनता को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ते हैं, चुनावों का आयोजन करते हैं, सरकार बनाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं ताकि जो राजनीति है वो स्थिर रह सके, उसमें उथल पुथल नहीं हो। उनकी विचारधाराएं, संगठन, नेतृत्व और नीतियाँ लोकतांत्रिक शासन को प्रभावी और उत्तरदायी बनाती हैं। ये सारे जो है वो राजनीति, या ये कहूँ जो लोकतंत्र है, उसको प्रभावी और उत्तरदायी बनाने का कार्य करती हैं। इसीलिए राजनीतिक दलों की सक्रिय और पारदर्शी भूमिका लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है। तभी हम कह सकते हैं जो राजनीतिक दल की जो सक्रिय और पारदर्शी भूमिका है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरह से आप इन वीडियोस को देख आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही मैंने ये वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए मेहनत करी, तो वीडियोस को भी लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागरिक समाज एवं मीडिया क्या है, इन दोनों के मध्य के संबंध पर टिप्पणी कीजिए। यानी जो नागरिक समाज है और जो मीडिया है वो आखिर क्या है और इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो आपको बताना है। पहले हम देखेंगे प्रस्तावना से यानी परिचय से। तो इसमें आप लिखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज और मीडिया दोनों ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, यानी दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। यह राज्य और समाज के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाते। नागरिक समाज सामाजिक संगठनों का समूह है, जबकि मीडिया सूचना फैलाने और जनमत बनाने का माध्यम है। यानी जो नागरिक समाज है वो सामाजिक संगठन बनाता है और जो मीडिया है वो सूचना फैलाने और जनमत बनाने का कार्य करता है। दोनों मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और दोनों ही लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं नागरिक समाज क्या है। यानी हम पहले देखेंगे नागरिक समाज को। इसमें आप लिखेंगे नागरिक समाज वह क्षेत्र है जो राज्य और परिवार के बीच स्थित होता है, जिसमें विभिन्न गैर सरकारी, गैर लाभकारी और स्वैच्छिक संगठन शामिल होते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऐसे हैं जो गैर सरकारी, गैर स्वैच्छिक या गैर लाभकारी जो संगठन है वो इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे इसमें जो एनजीओज होते हैं। सेकंड आप लिखेंगे सामाजिक आंदोलन हो गए, श्रमिक संगठन हो गए, किसान संगठन हो गए, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद में आप महिला संगठन इसमें लिख सकते हैं, मानव अधिकार समूह इसमें लिख सकते हैं जो कि मानव अधिकारों की बात करते हैं, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान इसमें लिख सकते हैं। नागरिक समाज का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। नागरिकों की समस्याओं को उठाना भी इसी के अंदर है। सरकार पर दबाव बनाना भी इसी के अंदर आ जाता है ताकि किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करवाया जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक न्याय, अधिकार और कल्याण की मांग करते हैं। यानी ये सारी ही जो है वो सामाजिक न्याय के, अधिकार के और कल्याण की मांग के लिए होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मीडिया क्या है। आखिर अब मीडिया होती क्या है, तो इसमें आप लिखेंगे मीडिया सूचना, समाचार और विचारों के प्रसार का माध्यम है। किस तरह से, आप देखिए इस टाइम आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो ये जो है ये भी तो एक तरह से मीडिया ही है, जिसमें मैं सूचना, विचारों को और जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान कर रही हूँ, तो वो सभी मीडिया के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें आप
प्रिंट मीडिया यानी अखबार पत्रिकाएं इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाते हैं। उसके बाद में डिजिटल सोशल मीडिया, यानी डिजिटल सोशल मीडिया में आपके यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड टेलीग्राम से मैं आपको बता दूं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है एंड चैनल भी है, जहां आप मुझे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको पर्सनली किसी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता भी सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम मीडिया का प्रमुख कार्य देखें कि मीडिया प्रमुख रूप से क्या कार्य करती है, तो पहला आप लिखेंगे सूचना देना, क्योंकि सूचना देना मीडिया का काम होता है। जागरूकता फैलाना भी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जनमत बनाना भी इसका कार्य है। सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखना भी मीडिया का कार्य होता है। सत्ता को जवाबदेही बनाना, क्योंकि अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा, और सवाल नहीं पूछा जाएगा तो उसका उत्तर ही क्यों देगी सरकार। इसलिए जो सरकार है उसको जवाबदेही बनाना भी मीडिया की भूमिका हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नागरिक समाज और मीडिया के बीच संबंध। किस तरह से जो नागरिक समाज और मीडिया के बीच संबंध है उनको देख लेते हैं। नागरिक समाज और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में सहायक होते हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। नागरिक समस्याओं को उठाने में सहयोग। किस तरह से जो नागरिक समस्याएं होती हैं उनको उठाने में सहयोग करता है, इसमें आप लिखेंगे नागरिक समाज किसी मुद्दे को उठाता है, जैसे महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण। मीडिया उस मुद्दे को व्यापक स्तर पर पहुंचाती है, यानी देखिए जो नागरिक समाज है उसने किसी भी मुद्दे को उठाया और मीडिया उसी मुद्दे को पूरे विश्व में या पूरे भारत में फैलाने का कार्य करेगी, जिससे सरकार पर दबाव बनता है। ठीक है, उदाहरण भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में मीडिया की बड़ी भूमिका रही है, जो कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चले थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनमत निर्माण में साझेदारी। किस तरह से जो जनमत निर्माण है उसमें साझेदारी देखने को मिलती है, इसमें आप लिखेंगे नागरिक समाज अपने आंदोलन के माध्यम से जनमत तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे कि मीडिया चर्चा हो गया, बहस हो गया और रिपोर्टिंग के दौरान जनमत को व्यापक भी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना। किस तरह से ये सरकार की जो जवाबदेही है उसको भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है, इसमें आप लिखेंगे नागरिक समाज सरकार के निर्णयों की समीक्षा करता है। मीडिया उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाता है और पारदर्शिता को बढ़ाता है, यानी जो पारदर्शिता है उसको भी बढ़ाने का कार्य करती है मीडिया। ठीक है, दोनों मिलकर सरकार की गलत नीतियों या भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, ताकि जो सरकार की गलत नीतियां हैं या भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना। किस तरह से ये लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाती है। नागरिक समाज लोगों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय बना देते हैं, ताकि वो राजनीति की भी समझ रख सकें। मीडिया जानकारी देकर नागरिकों को निर्णय लेने में योग्य बनाती है, ताकि नागरिक समझ सकें क्या सही है क्या गलत है। इससे चुनाव आंदोलन और नीति निर्माण में जनता की सहभागिता बढ़ती है, यानी जो चुनाव होते हैं और जो आंदोलन है और जो नीति निर्माण है उसमें हम जनता की जो बढ़ती भागीदारी है इसके माध्यम से वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानवाधिकारों और न्याय के लिए सहयोग। किस तरह से मानवाधिकार संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों को मीडिया प्रकाश में लाता है, ताकि उन्हें विश्व भर में देखा जा सके, जिससे पीड़ितों की आवाज़ दूर दराज तक पहुंचती है और समाधान की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक जागरूकता फैलाने और भागीदारी। किस तरह से जो सामाजिक जागरूकता है वो फैलती है और जो फैलाती है और जो भागीदारी है वो बढ़ती है, इसमें आप लिखेंगे नागरिक समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे विषयों पर काम करती है, यानी ऐसे विषयों पर भी काम करने का ये कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मीडिया इनके अभियानों को प्रचालित कर समाज में जागरूकता फैलाती है, यानी मीडिया जो है वो एक तरह से जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष आप किस तरह से लिखेंगे नागरिक समाज और मीडिया दोनों लोकतंत्र राज्य की रीढ़ हैं, यानी हम दोनों को एक तरह से लोकतंत्र और राज्य की रीढ़ के रूप में देख सकते हैं। नागरिक समाज समाज की आवाज़ है, क्योंकि ये समाज की आवाज़ बनकर सामने आता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मीडिया उस आवाज़ को व्यापक स्तर तक पहुंचाने का माध्यम है। अगर ये आवाज़ है तो आवाज़ को आगे बढ़ाने का साधन है मीडिया, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होगी तो उसे व्यापक समाज या व्यापक समूह के तक पहुँचाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए ये एक तरह से उसे आवाज़ को पहुँचाने का कार्य करती है।
एट द एंड हम कह सकते हैं दोनों ही संयुक्त भूमिका पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत बनाते हैं। इसके बिना लोकतंत्र अधूरा और कमज़ोर माना जाता है। यानी अगर दोनों ही चीज़ें ना हों तो लोकतंत्र अधूरा और कमज़ोर रहेगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए हमें मीडिया और जो नागरिक समाज है दोनों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आप मानते हैं कि वैश्वीकरण की अवधारणा ने राष्ट्रीय राज्य की कल्पना को कमज़ोर किया है? स्पष्ट कीजिए। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप मानते हैं कि वैश्वीकरण की जो अवधारणा है उसने राष्ट्रीय राज्य की जो कल्पना है उसको कमज़ोर किया है तो किस तरह से, ये आपको बताना है। चलिए भूमिका से देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे, वैश्वीकरण आधुनिक दुनिया की वह प्रक्रिया है जो देशों को आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे से जोड़ती है। यानी वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे विश्व को आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे से जोड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया वैश्विक गांव की तरह बनने लगी है। दूसरी ओर राष्ट्रीय राज्य वह राजनीतिक संरचना है जहां एक सीमित भूभाग, सरकार, संप्रभुत्वता और नागरिकों की पहचान होती है। ठीक है, इस तरह से हम इन दोनों को देख सकते हैं। कई विद्वानों के अनुसार वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय राज्य की शक्ति को कमज़ोर किया है। यानी कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि यह राज्य को नई भूमिका भी देती है, क्योंकि नई जो भूमिका के रूप में ये राज्य को प्रकट भी करती है। इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या वास्तव में वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय राज्य की कल्पना को कमज़ोर किया है या नहीं किया है। ये प्रश्न आमतौर पर उठता ही रहता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कैसे वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय राज्य को कमज़ोर किया, तर्क के आधार पर। क्योंकि हम ऐसे थोड़ी ना हवा में बातें करेंगे, तर्क भी तो देना होगा। तो अगर तर्क देखें तो पहला हम देखेंगे आर्थिक संप्रभुत्वता का कम होना। किस तरह से जो आर्थिक संप्रभुत्वता है वो कम हुई है। पहले एक देश अपनी आर्थिक नीति स्वयं बनाता था, पर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार, MNCs, WTO, IMF जैसी संस्थाएं देशों की आर्थिक नीति को प्रभावित करती हुई हमें दिख सकती हैं। विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इससे राष्ट्र की स्वतंत्रता, आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर होती हमें दिखती है, या ये कहें कमज़ोर होती हुई हम देख सकते हैं। सेकंड जो रीज़न है वो आप लिखेंगे, सीमाओं का महत्व कम होना। किस तरह से वैश्वीकरण ने वस्तु, पूंजी, तकनीक और जानकारी को सीमाओं के पार तेज़ी से बहने दिया। यानी जो हमारी सीमाएं थी उन्हें पार कर दिया है। जो हमारी वैश्वीकरण है या ये कहें पूंजीवाद है, वस्तुएं हैं और जो तकनीक है और जो जानकारी है, अब उनके लिए कोई भी सीमा नहीं रह गई है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने भू सीमा की कठोरता समाप्त कर दी है। यानी अब जो हमारा इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, टीवी है, इन सभी ने जो भूमि सीमा थी उसको एक तरह से बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। अगर देखिए, आप तो दिल्ली से हैं, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान से भी मेरी वीडियोस देखना चाहेगा तो ऐसा थोड़ी ना है उसे वीज़ा लगाना पड़ेगा या उसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। वो देख सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारी जो एक तरह से जो भूमि वाली जो सीमाएं थी वो ख़त्म होती हुई हमें दिखती, जिससे राज्य की भौगोलिक नियंत्रण क्षमता जो है वो घटती दिखाई देती है, या ये कहें घट गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विश्व संस्कृति का विकास और राष्ट्रीय संस्कृति का दबाव। किस तरह से जो विश्व संस्कृति का विकास है और जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसका दबाव देखते हैं। इसमें आप लिखेंगे, वैश्विक फैशन, भाषा, संगीत, भोजन और जीवन शैली ने स्थानीय राष्ट्रीय संस्कृति पहचान को चुनौती दी है। क्योंकि जो विश्व भर में फैशन है, भाषा है, भोजन है, संगीत है, वो सभी फैलता हुआ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पश्चिमी उपभोक्तावाद का प्रभाव बढ़ा। यानी जो पश्चिम के उपभोक्तावाद है या पश्चिम के लोग हैं उनका प्रभाव हम पूरे वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, जिससे सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद कमज़ोर हो गया है। और जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद है वो कमज़ोर होता हुआ देख सकते हैं हम किसी भी देश का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय निर्माण में बाहरी हस्तक्षेप। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें आप UN लिख सकते हैं, EU लिख सकते हैं, WHO लिख सकते हैं, देशों पर नीतिगत दबाव डालते हैं। क्योंकि ये नीतियाँ ऐसे बनाते हैं कि किसी भी देश पर दबाव डालते हुए हमें देख सकते हैं।
मानवाधिकार, पर्यावरण और व्यापार मामलों में देश अब पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। यानी हम इन मामलों में पूरी तरह से देश को स्वतंत्र नहीं देख सकते, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हो गए हैं जिन पर सभी देशों की राय लेना ज़रूरी है। इससे राष्ट्रीय राज्य की राजनीतिक संप्रभुता प्रभावित होती हुई हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव। किस तरह से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भी प्रभाव डाल रही हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कई MNCs की आर्थिक शक्ति कई देशों की सरकारों से भी अधिक हो गई है। यानी कई देशों की जो सरकार हैं उनसे भी अधिक कई ये जो संस्थान हैं उनकी शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। वह रोजगार, तकनीक और निवेश के आधार पर नीतियों को प्रभावित करते हैं। इससे राज्य का नियंत्रण कमजोर भी हो जाता है या कमजोर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय राज्य क्यों पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ। परितर्क, यानी जो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राज्य जो है वो कमज़ोर हुआ है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ है, इसके क्या परितर्क हैं। तो इसमें आप लिखेंगे वैश्वीकरण के बावजूद राष्ट्रीय राज्य नष्ट नहीं हुआ, बल्कि कई मामलों में उसकी भूमिका और मजबूत हुई है। यानी पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है लेकिन कई मामलों में इसकी जो भूमिका है वो भी मजबूत हुई है। हम ये चीज़ भी देख सकते हैं किस तरह से। तो इसमें आप पहले लिखेंगे सुरक्षा, कानून व्यवस्था अभी भी राज्य के हाथों में है। सेना, पुलिस, न्यायपालिका, कानून ये सभी आज भी राज्य के नियंत्रण में ही होते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देश के अंदर कानून लागू नहीं कर सकती। यानी कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं वो देश के अंदर कानून लागू नहीं कर सकती, वहाँ सिर्फ राज्य ही कार्य करता है। देखिए यहाँ राज्य का जो वर्ड है वो देश के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो हम कोई भी देश को देश कह के डोमिनेट नहीं करते, राज्य कहकर डोमिनेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान किस तरह से जो राष्ट्रवाद है उसका पुनरुत्थान हुआ है। कई देशों में राष्ट्रवाद और स्वदेशीकरण की भावना भी बढ़ने लगी है। यानी राष्ट्रवाद की और स्वदेशीकरण की भावना हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत, अमेरिका, चीन जैसे देशों में राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जाती है। अब नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राज्य की नई भूमिका। नियामक, किस तरह से वैश्वीकरण के कारण राज्य अब नियंत्रण के बजाय नियामक बन गए हैं, ठीक है। वह बाजारों की निगरानी, डिजिटल सुरक्षा, विदेश निवेश नियंत्रण जैसी कई भूमिकाएं निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे वैश्विक संकट और राज्य की भूमिका बढ़ना किस तरह से। कोविड-19 महामारी, आर्थिक संकट, युद्ध, इन सभी में राष्ट्रीय सरकार ही नियंत्रण रखती है। यानी राष्ट्रीय सरकार जो है वो ऐसी सिचुएशन में, संकट वाली सिचुएशन में ही अपनी नियंत्रण रखती है, जिससे साबित होता है कि राष्ट्रीय अभी भी सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। हम इसीलिए कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जो है जो देश है वो वैश्वीकरण बेशक आ जाए लेकिन अभी भी जो राष्ट्रीय यानी देश है वो ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय राज्य और वैश्वीकरण का संबंध। निष्कर्ष, यानी हम इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो संबंध है वो कैसा है। तो इसमें आप लिखेंगे वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय राज्य की पारंपरिक शिक्षा को चुनौती दी है, विशेषकर आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में। यानी नो डाउट हम कह सकते हैं ये चुनौती तो देता है, यानी जो हमारे आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में सबसे ज़्यादा ये चुनौती देता है, लेकिन इसने राष्ट्रीय राज्य को पूरी तरह कमज़ोर नहीं किया है बल्कि इसकी भूमिका को बदल दिया है। यानी कमज़ोर तो नहीं पूरी तरीके से किया लेकिन हाँ इसकी भूमिका को बदल ज़रूर दिया है। आज का राष्ट्रीय पहले की तरह पूर्ण नियंत्रण नहीं है बल्कि वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सूचना तकनीक और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार काम करने वाली संस्था बन गया है। यानी आज का जो तकनीक है, बाजार है, वो परिस्थितियों के अनुसार काम करने वाली संस्था के रूप में हम देख सकते हैं। आता है अगर हम निष्कर्ष की बात करें कि हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या बोलेंगे, तो चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे राष्ट्रीय राज्य कमजोर हुआ है पर नष्ट नहीं हुआ है। यानी हम कह सकते हैं निष्कर्ष में कमजोर तो हो गया लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है, उसकी भूमिका बदल गई है पर महत्व बना हुआ है। यानी भूमिका में चेंजेस आए हैं लेकिन अभी भी महत्व बहुत ज़्यादा है इसका। वैश्वीकरण और राष्ट्रीय राज्य दोनों अब एक दूसरे के निर्भर हैं और साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों ही एक ही साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है वैश्वीकरण आगे बढ़ जाए और राष्ट्रीय राज्य पीछे रह जाए, या राष्ट्रीय राज्य आगे बढ़ जाए और वैश्वीकरण पीछे रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड यहाँ आपकी जो फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी आप फुल बुक को कवर कर लेते हैं। अगर और भी कोई डाउट या कोई और प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
ताकि जो मेरे नेक्स्ट सब्जेक्ट के नोट्स हों या नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियोस हों वो आप तक आ जाएं एंड आप बिना टाइम वेस्ट करे उन्हें फटाफट देख सकें। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी। एंड अगर आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो आप मुझसे यहाँ बता भी सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ मैं नोट्स प्रोवाइड करवा देती हूँ, ये सेकंड वे है नोट्स को देखने का। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां आप अपनी अपकमिंग वीडियोस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वहां आप देख पाएंगे एंड अपनी सी टाइम टू टाइम कर पाएंगे। अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ इन सभी का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो कमेंट्स बॉक्स चेक करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये वीडियोस जिस तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।